इस प्रश्न में वो कहते हैं कि 2000 वाट 200 वोल्ट का एक हीटर 15 ओम तथा आर प्रतिरोधों के साथ 200 वोल्ट मेंस से चित्रानुसार जोड़ा गया है। यदि हीटर 125 वाट ले रहा है तो प्रतिरोध आर का मान क्या होगा। तो चित्र बन रहा है आपके सामने, जो दे रखी है वैल्यू हम लिख लेंगे। 2000 वाट है, यानी जो क्षमता है इस हीटर की वो दे रखी है P इक्वल टू 2000 वाट। P इक्वल टू 2000 वाट। आगे दे रखा है इन्होंने 200 वोल्ट मेंस के साथ में जोड़ा गया है, तो V इक्वल टू हो जाएगा 200 वोल्ट। आगे वो कहते हैं 15 ओम तथा आर प्रतिरोधों के साथ 200 वोल्ट मेंस से चित्रानुसार जोड़ा गया है। यदि हीटर 125 वाट दे रहा है, अब देखिए जो क्षमता दे रहा है हीटर, जो उसको बाहर से शक्ति दी जा रही है वो 125 वाट है केवल, तो इसको P डैश से दर्शाएंगे। P डैश इक्वल टू 125 वाट। पूछते हैं हमसे प्रतिरोध आर का मान। तो चित्र में आप जरा देख लेंगे क्या क्या चीजें हमको दे रखी है। हीटर दे रखा है, हीटर के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा है जिसकी वैल्यू आर ओम मानी है। इस आर ओम की वैल्यू हमको बतानी है। 15 ओम का एक अन्य प्रतिरोध जोड़ा गया है, इसमें इसकी श्रेणी क्रम में है, इनके श्रेणी क्रम में हो 200 वोल्ट मेन से इसको कनेक्टेड किया गया है। अब जरा ध्यान देंगे, हीटर और प्रतिरोध दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण उनके सिरों पर लगने वाला विभवांतर बिल्कुल बराबर होगा तथा 15 ओम इनके श्रेणी क्रम में आ जाता है। जब 15 ओम इनके श्रेणी क्रम में आ जाता है तो इनके सिरों पर लगने वाले विभवांतर अलग अलग होंगे, परंतु इनमें समान धाराएं प्रवाहित होंगी तथा हीटर और आर ओम दोनों समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण इनमें अलग अलग धाराएं प्रवाहित होंगी। मैं इनको बिंदु ए व बिंदु बी नाम दे देता हूं। मैं मान लीजिए इसको बिंदु ए व इसको बिंदु बी नाम दे देंगे। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 200 वोल्ट है। अब 15 ओम में कोई ना कोई वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो बिंदु ए पर आने के पश्चात यह धारा दो भागों में बट जाती है। कुछ धारा ऊपर चली गई, कुछ धारा नीचे आ गई है। सेम वैसे ही हो रहा है बिंदु बी पर आने के पश्चात, यहाँ पर भी ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं और वापस से ये 15 ओम में चली जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको बिंदु ए व बिंदु बी नाम दिया है। सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम हीटर का कितना प्रतिरोध है, क्योंकि हीटर डायरेक्टली इसके समांतर क्रम में जुड़ा है ना। प्रतिरोध आर जो दे रखा है इसके समांतर क्रम में जुड़ा है। सबसे पहले ज्ञात करेंगे हीटर का प्रतिरोध। हीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर एच करके आप उसको दर्शा सकते हैं। आर एच इक्वल टू, देखिए सूत्र होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर। P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, ये सूत्र हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि P और V दोनों की वैल्यू हमारे पास में है। तो P इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बटे आर है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे P हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बटे P। अब प्रतिरोध तो बिल्कुल नियत रहेगा इसका, क्यों रहेगा, क्योंकि इसकी क्षमता भी बिल्कुल नियत है। कैपेसिटी और इसका जो वोल्टेज है वो बिल्कुल नियत है। एक मैक्सिमम लिमिट है, यानी 2000 वोल्ट वाट से ज्यादा इसको क्षमता दी जाएगी तो इसकी जो हीटर की स्प्रिंग होती है, जो तंतु होता है वो फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। या फिर 200 वोल्ट से ज्यादा इसको दिया जाएगा तो भी ऐसा ही होगा, है ना। तो ये मैक्सिमम क्षमता होती है। अब इन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करते हुए, इन्हीं वैल्यूज का प्रयोग करते हुए हम इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा V की वैल्यू कितनी हमारे पास, V की वैल्यू है 200। स्क्वायर है तो मैं इसको 200 गुणा 200 करके लिखता हूं बटे, और V की वैल्यू आपके पास में है 2000, सॉरी P की वैल्यू है 2000। 3 जीरो काट दीजिए, 2 से ये 2 काट दीजिए, बचा केवल आपके पास में 20। यही क्या आ जाएगा, इसका प्रतिरोध आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 ओम।
यानी हमारे पास में हीटर का प्रतिरोध तो आ चुका है, 20 ओम का हीटर है। अब चित्रानुसार जोड़ने पर आप एक चीज और ध्यान देंगे, क्योंकि इसको 125 वाट की क्षमता दी गई थी बाहर से, तो इतनी क्षमता पर हीटर के सिरों पर कितना विभवांतर है वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्षमता। पी डैश देने पर हीटर के सिरों पर विभवांतर, हीटर के सिरों पर विभवांतर, हीटर के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको आप वी डैश से दर्शाइए। वी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। अब देखिए P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर होता है, P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू आर हो जाएगा, P इंटू आर हो जाएगा। तो वी डैश करके मैंने इसको दर्शाया है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, वी डैश स्क्वायर इक्वल टू P इंटू आर, और P कौन सी वैल्यू, 125 वाली, क्योंकि 125 वाट की इसको क्षमता दी गई है। इस क्षमता पर हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो वैल्यू रखेंगे हम, सारी वैल्यू कितनी हमारे पास में है, P डैश की वैल्यू आपके पास में है 125 वाट, तो 125 गुणा, और RH की वैल्यू आपने पहले फाइंड कर ली है, 20 ओम है, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ रख देता हूँ, गुणा करेंगे दोनों का, तो कितना हो जाएगा, 125 दूनी 250, 125 दूनी 250, ठीक है, और ये वाला 0 लगा दीजिए। ठीक है, इतना वोल्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है, इसी स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो इस पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। कर लेते हैं, वी डैश इक्वल टू 2500 का वर्गमूल यदि करेंगे तो प्राप्त होगा वी डैश इक्वल टू 50 वोल्ट। क्योंकि 5 पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं। वी डैश इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है हमको, 50 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, 50 वोल्ट, यानी हीटर के सिरों पर कितना विभवांतर है, 50 वोल्ट का विभवांतर है, 50 वोल्ट मैं लिख देता हूं। अब ध्यान देंगे, हीटर और प्रतिरोध R दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों के सिरों पर समान विभवांतर होगा। 50 वोल्ट हीटर के सिरों पर है, तो 50 वोल्ट ही प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न होगा। अब बाहर से जो दिया जाने वाला वोल्टेज है, मेन वोल्टेज, मेंस कह सकते हैं आप इसको, 200 वोल्ट है। इसमें से हीटर के सिरों पर चला गया 50 वोल्ट, हीटर के सिरों पर कितना चला गया, 50 वोल्ट चला गया। जो बाकी बचेगा वो इस प्रतिरोध में रहेगा, जो बाहर 15 ओम दे रखा है वो इसमें रहेगा। आप इसको R डैश से दर्शा सकते हैं, क्या नाम मान सकते हैं, R डैश इसका नाम मान सकते हैं। तो मैं लिखूंगा चूंकि का चिन्ह लगा करके, मेंस विभवांतर मेंस विभवांतर माने ये 200 वोल्ट, 200 वोल्ट है। इसमें से थ्योरी भी लिखनी रहेगी, जरूरी है। इसमें से कितना गया है, 50 वोल्ट हीटर में चला गया, 50 वोल्ट हीटर में चला जाता है, तथा शेष विभवांतर
शेष विभवांतर किस में रहेगा? वो रहेगा 15 ओम में। अब 15 ओम का जो विभवांतर है मैं इसको क्या मान सकता हूं? V डबल डैश मान लीजिए। चलिए प्रतिरोध R डैश इक्वल टू, वैल्यू भी लिख दो अगर चाहो तो, 15 ओम में रहेगा। 15 ओम में रहेगा। अतः 15 ओम के सिरों पर प्रतिरोध R डैश इक्वल टू 15 ओम के सिरों पर विभवांतर। डैश लगाएंगे और नए लाइन से लिखेंगे करके, V डबल डैश इक्वल टू, V डबल डैश इक्वल टू V माइनस V डैश, V डबल डैश इक्वल टू V माइनस V डैश। इसका हम प्रयोग करके प्रतिरोध R डैश के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभव ज्ञात कर लेंगे। वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? V डबल डैश इक्वल टू, V की वैल्यू आपके पास में है 200 माइनस, और V डैश की वैल्यू आपके पास में है 50 वोल्ट, क्योंकि हीटर में कितना गया? 50 वोल्ट गया है। कितना बचेगा? 200 में से यदि 50 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 150 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध R के सिरों पर, R डैश के सिरों पर जो वोल्टेज है वो कितना है? 150 वोल्ट है। 150 वोल्ट है इसके सिरों पर, ठीक है, 150 वोल्ट। अब विभवांतर आ चुका है, प्रतिरोध R की वैल्यू हमारे पास में पहले से ही दे रखी है, 15 ओम का ये प्रतिरोध है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब मैं बोर्ड को साफ कर देता हूं। अतः प्रतिरोध R डैश में प्रवाहित धारा R डैश में प्रवाहित धारा, क्या सूत्र है? I इक्वल टू V बटे R, I इक्वल टू V बटे R, इसे ओम का नियम भी कह सकते हैं। V की वैल्यू आपके पास में है V डबल डैश, क्योंकि आपने ये ज्ञात कर लिया है 150 वोल्ट का इसके सिरों पर विभवांतर है, तो V डबल डैश का यहाँ पर प्रयोग करेंगे बटे R के स्थान पर R डैश। सारी वैल्यू रखने के बाद में इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? V डैश की वैल्यू, V डबल डैश की वैल्यू आपके पास में 150 वोल्ट, 150 वोल्ट, तो 150 बटे, और R डैश की वैल्यू आपके पास में है कितनी? 15 ओम, 15 ओम। कैलकुलेशन करेंगे तो 15 से 150 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा, यानी I की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर ये वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। ये क्या है? पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा है, पूरे परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा है 10 एम्पियर की। ठीक है, अब इसमें तो इतनी हो गई है। अब चूंकि ए व बी के बीच में जो कुल तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध माने हीटर का प्रतिरोध और आर, हीटर का प्रतिरोध और आर दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण जो इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो वाला प्रतिरोध,
तथा यह है प्रतिरोध 15 ओम। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों में समान वैद्युत धारा होगी। अब यहाँ तो हमने निकाल लिया है। बिंदु ए पर आने के पश्चात में आप दर्शा भी सकते हैं I इक्वल टू, अब बिंदु ए पर आने के पश्चात ये धारा दो भागों में बट जाती है। कितने? दो भागों में बट जाती है। कुछ धारा तो चली गई है हीटर में, कुछ धारा आ गई है इस प्रतिरोध में। ठीक है, अब प्रतिरोध में तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों? उसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है, लेकिन हीटर में ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हीटर का प्रतिरोध हमने पहले ही ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो इस हीटर में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु ए पर आकर यह धारा या धारा I दो भागों में बढ़ जाती है। दो भागों में बट जाती है। माना हीटर में प्रवाहित धारा, मैं इसको I1 और I2 से दर्शा देता हूं। I1 तथा माना हीटर में प्रवाहित धारा I1 तथा प्रतिरोध R में प्रवाहित धारा I2 हो जाती है। मैंने क्या माना है? हीटर में प्रवाहित धारा I1। अब देखिए I1 तो ऊपर आप दर्शाइए इसको, ये I1 हो गई आपकी, नीचे जो प्रतिरोध है आपका R, इसमें धारा I2 हो जाती है, तो इसको I2 आप इस तरह से दर्शाइए। तब आप क्या याद करेंगे? हीटर में प्रवाहित धारा याद करेंगे, यानी I1 की वैल्यू। अतः I1 इक्वल टू, अब देखिए हीटर के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कितना ज्ञात किया था आपने? उसको किस चीज से दर्शाया था? V डैश से दर्शाया था। किससे? V डैश से। तो V डैश अपॉन RH। RH का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, यानी हीटर का प्रतिरोध। तो V डैश की वैल्यू कितनी थी आपके पास में? 50 वोल्ट थी। 50 बटे RH की वैल्यू कितनी आपने ज्ञात की थी उस टाइम पे? RH की वैल्यू 20 ओम आपने फाइंड की है। कितनी? 20 ओम। तो 20 ओम, 0 से 0 काटेंगे, बचा 5 बटे 2, इसको भी आप काट लिए, कितना हो जाएगा? 2.5, यानी I1 की वैल्यू कितनी आपने फाइंड की है? 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर आपने ज्ञात की है। ये किसमें है? केवल हीटर में है। ऊपर जो हीटर लग रहा है, हीटर में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा कितनी आपने फाइंड कर ली? 2.5 एम्पियर की धारा आपने ज्ञात कर ली है। अब पीछे से वैद्युत धारा 15 ओम में कितनी आ रही है? 10 एम्पियर की वैद्युत धारा आ रही है, जिसमें से हीटर में 2.5 एम्पियर की धारा चली गई। जो बची वो इस हीटर में आ गई, सॉरी प्रतिरोध में आ गई है। जो बचेगी वही तो इस प्रतिरोध में आएगी। ठीक है, लिखेंगे। आता है प्रतिरोध R ओम में धारा
प्रतिरोध R ओम में धारा ज्ञात कर लेंगे। इसको लिखेंगे I2 करके, I2 इक्वल टू अब मेन करंट आपके पास में है I और हीटर में करंट गया है आपका I1, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो जो बचेगी वो वैल्यू धारा इस प्रतिरोध में आ जाएगी। करेंगे इसको तो क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। I2 इक्वल टू I की वैल्यू आपके पास में है 10 एम्पियर, तो 10 माइनस I1 की वैल्यू आपके पास में है 2.5 यानी 2.5, 10 में से 2.5 घटेगा तो बचेगा आपके पास में 7.5, यानी I2 इक्वल टू हो जाता है 7.5 एम्पियर। अब दोनों धाराएं हमारे पास में आ चुकी हैं, बल्कि तीनों धाराएं, मेन करंट यानी 15 ओम में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा हमारे पास में है 10 एम्पियर की है, हीटर में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा हमने ज्ञात कर ली है 2.5 एम्पियर की है, और प्रतिरोध R ओम में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा हमने ज्ञात कर ली है 7.5 एम्पियर की है। ओके, तो ये तीनों धाराएं हमारे पास में है। अब इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कितना है, 50 वोल्ट है, ये भी हमारे पास में है। प्रतिरोध R का मान ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। लिखेंगे अतः प्रतिरोध R इक्वल टू क्या सूत्र है, V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I। अब V कौन सा वाला, V डैश वाला, क्योंकि इसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर कितना फाइंड किया था आपने, 50 वोल्ट, तो V डैश बटे I की वैल्यू कितनी है आपके पास में है I2, रखेंगे वैल्यू तो क्या प्राप्त होगा, R इक्वल टू V डैश की वैल्यू आपके पास में 50 बटे और I2 की वैल्यू आपके पास में है 7.5, क्योंकि इसमें 7.5 एम्पियर की वैल्यू धारा है। पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। इसको हम 25 से काट सकते हैं, 25 या 75, 25 दूनी 50, 20 बार कटेगा, यानी R इक्वल टू कितना प्राप्त हुआ हमको, 20/3 ओम करके भी आप इसको लिख सकते हैं, 20/3 ओम, या करके आप एक और लाइन लिखिए, R इक्वल टू 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 3 6 18, 3 6 18, यानी 6.666 आता चला जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6.67 ओम। ये दोनों ही आपके आंसर है, हमसे यही पूछा था। यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार के चित्र देकर भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, और किसी प्रश्न में चित्र नहीं होगा तो आपको चित्र बनाने की भी आवश्यकता महसूस हो सकती है, तो घबराए नहीं, जो थ्योरी में दे रखा है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चित्र बनाते जाइए, उसको हल करते जाइए, जो भी आता है वो आपका आंसर होता है ना। प्रत्येक क्वेश्चन में अलग मेथड का यूज होगा, परंतु सूत्र तो अपने पास में सेम ही है। मेथड आप यदि समझ जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में